नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह है हिंदी आलोचना के संबंध में। हम हिंदी आलोचना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक हैं और उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं उनको भी ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हुए बेस में देखते हुए चलेंगे। तो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आपसे निवेदन है आप पूरा अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी देनी है कि इससे पहले हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, गतिविधा से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनका प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम अपना यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुछ आलोचक ग्रंथ दिए गए हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ दिए हैं, उन्हें सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहला प्रश्न उसमें जो हमारा कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ है वो इस प्रकार है। नई कविता के प्रतिमान है कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन। तो पहले प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प बनेगा वह है सी। सर्वप्रथम छायावाद का पतन लिखा गया, उसके बाद कामायनी एक पुनर्विचार, उसके उपरांत नई कविता के प्रतिमान और उसके उपरांत कविता के नए प्रतिमान। देखिए ये दोनों रचनाएं एकदम मिलती जुलती हैं, इसलिए हमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि ये नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है और कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है। इसके आगे हम अभी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे हर चीज़। फिलहाल अभी हम इस प्रश्न का विकल्प देखते हैं और विकल्प सही है हमारा सी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दिसंबर 2006 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ आलोचक दिए हैं और उनकी कृतियों को दिया गया है और सुमेलित करना है, हमें बताना है कौन सा हमारा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प है हमारा सी। मिलान कर लेते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक कृति है उसका नाम है कबीर। नगेंद्र की जो आलोचनात्मक कृति है उसका नाम है रस सिद्धांत। देवराज की कृति का नाम है छायावाद का पतन और मुक्ति बोध की कृति का नाम है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। निम्नलिखित आलोचकों के सभी आलोचनात्मक ग्रंथों को हम देख लेते हैं विस्तार से। सर्वप्रथम हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक ग्रंथों को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी ने नोट कर लीजिए या फिर ध्यान में रखिएगा। शोर साहित्य है 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका है 1940 ईस्वी, कबीर है 1942 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1952 ईस्वी, सहज साधना है 1963 ईस्वी, कालिदास की लालित योजना है 1965 ईस्वी और मध्यकालीन बोध का स्वरूप है 1970 ईस्वी। फिर से देख लेते हैं। सूर साहित्य है हिंदी साहित्य की भूमिका है, कबीर है हिंदी साहित्य का आदिकाल है, सहज साधना है, इसके उपरांत है कालिदास की लालित योजना, इसके उपरांत है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। सभी कृतियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। तो इस तरह यह तो थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ। इसके बाद आते हैं नगेंद्र। नगेंद्र के हम सभी ग्रंथों को देख लेते हैं। तो सुमित्रानंदन पंथ है 1938 ईस्वी, साकेत एक अध्ययन है 1939 ईस्वी, आधुनिक हिंदी नाटक है 1940 ईस्वी, विचार और विवेचन है 1944, रीति काव्य की भूमिका है 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951, उसके उपरांत है विचार और विश्लेषण 1955, उसके उपरांत है भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955, अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957, काव्य में उदात्त तत्व 1958, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, रस सिद्धांत है महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा 1964, आलोचक की आस्था 1966, काव्य बिंब 1976, चेतना के बिंब 1976, आस्था के चरण 1968, नई कवि समीक्षा नए संदर्भ 1970, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972, शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य 1979, साहित्य का समाजशास्त्र 1982, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985, मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986,
प्रसाद और कमायनी मूल्यांकन का प्रश्न 1990। फिर से देख लेते हैं फटाफट एक बार और। सुमित्रानंदन पंत है साकेत एक अध्ययन है, आधुनिक हिंदी नाटक है, विचार और विवेचन है, उसके उपरांत है कि रीति काव्य की भूमिका, फिर है देव और उनकी कविता, सभी महत्वपूर्ण हैं बहुत ज़्यादा। इसके उपरांत है विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उसके उपरांत विचार और विश्लेषण, उसके उपरांत भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, उसके उपरांत काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, कमायनी के अध्ययन की समस्याएं, अन्य है रस सिद्धांत, अन्य है आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। अगला है मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन। अंतिम है प्रसाद और कमायनी पुनर्मूल्यांकन का प्रश्न। तो इस तरह यह तो थी नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियों को। इसके उपरांत हम डॉक्टर देवराज के जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उन्हें देखेंगे। तो इनकी आलोचनात्मक कृति है छायावाद का पतन 1948 ईस्वी, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 और साहित्य चिंता। इसके उपरांत है आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। फिर से देख लेते हैं डॉक्टर देवराज की कृतियां हैं छायावाद का पतन, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं हमारे मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियां हैं कमायनी एक पुनर्विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1961 ईस्वी, भारत इतिहास और संस्कृति। अन्य है एक साहित्य की डायरी 1964, महत्वपूर्ण है। अगला है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964। आगे है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। अंतिम है समीक्षा की समस्याएं 1982। फिर से देख लेते हैं हम कमायनी एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं। तो इस तरह इस प्रश्न में जितने भी आलोचक थे उनकी सभी महत्वपूर्ण आलोचनाओं को हमने देख लिया है। इस दृष्टि से सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और दिसंबर 2006 में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हम। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मशहूर प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो यह जो प्रश्न है वो दिसंबर 2007 में भी पूछा गया है। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है। बहुत ही फेमस कथन है, कई बार पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह कथन है हिंदी नई चाल में ढली, दिसंबर 2008 में पूछा भी गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अगर महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ को हम देखें तो जो आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है वो भारतेंदु जी को ही माना जाता है। और आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु जी का जो निबंध था नाटक के नाम से ही हुआ, से प्रारंभ माना जाता है। यह एक सैद्धांतिक आलोचना थी जिसमें भारतेंदु जी ने भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया हुआ है। मुख्यतः देखें तो भारतेंदु जी के जो पत्र थे हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, ये सभी हिंदी आलोचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह इनका एक ही जो निबंध था नाटक, उसमें हमें आलोचनात्मक तत्व देखने को मिलते हैं सैद्धांतिक आलोचना के रूप में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है, पूछा गया है इनमें। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, रसमीमांसा। रसमीमांसा जो है इनकी आलोचनात्मक कृति है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो शुक्ल जी की कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं जिसमें है गोस्वामी तुलसीदास जिसका समय है 1923 ईस्वी, दूसरी है जयश्री ग्रंथावली जिसका समय है 1924 ईस्वी, भ्रमण गीत सार है जिसका समय है 1925 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसका समय है 1929 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद है जिसका समय है 1929 ईस्वी, और रसमीमांसा है जिसका समय है 1949 ईस्वी।
तो इस तरह यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ थीं। फिर से देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, उसके उपरांत जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा। शुक्ल जी ने अंग्रेजी की कुछ रचनाओं का भी अनुवाद किया, जिसमें इन्होंने एडिसन की एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना के आनंद के नाम से किया, और जॉन हेनरी न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद इन्होंने साहित्य के नाम से किया। जॉन हेनरी न्यूमैन का एक और ग्रंथ है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, इसका अनुवाद इन्होंने आदर्श जीवन के नाम से किया। और हैकल के ग्रंथ रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद इन्होंने विश्व प्रपंच के नाम से किया हुआ है। तो इनकी जो शुक्ल जी की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है आलोचना के संबंध में, वो लोक मंगल की अवधारणा है। और इन्होंने इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो अक्सर पूछा जाता है कि कविता क्या है के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी के जितने भी महत्वपूर्ण कथन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सभी का एक वीडियो है शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित। तो वह वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से शुक्ल जी के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं वहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कौन से कवि के बारे में, कौन से काल के बारे में क्या कहा है, कौन सी कृति के बारे में क्या कहा है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर शुक्ल जी के कथन। तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए, चैनल पे पड़ा है, आप वहाँ से देख लीजिए। और चलिए फिर हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। शुक्ल जी के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों को हमने देख ही लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में उनकी आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें जो सही विकल्प बनेगा अगर हम देखें तो वह विकल्प बनेगा बी। अभी अभी हमने देखा था इस प्रश्न के पहले कि एक प्रश्न में हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनको हमने देखा था। तो क्रम से अगर हम लगाएं तो सर्वप्रथम आएगा सूर्य साहित्य, उसके उपरांत आएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। सूर्य साहित्य का समय है 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका का समय है 1940। कबीर उसके उपरांत लिखा गया 1942, और उसके उपरांत लिखा गया है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल तो 1952 ईस्वी। तो इस तरह सही विकल्प हमारा हो जाएगा बी। जून 2010 में पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है मार्क्सवादी आलोचक, तो वह नहीं है नंदुलाल वाजपेयी। नंदुलाल वाजपेयी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। दिसंबर 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न का सही विकल्प बनेगा डी, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक जो आलोचनात्मक ग्रंथ है उसके लेखक हैं। रामविलास शर्मा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों को हम देख लेते हैं। तो उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्रम से लगाने के लिए भी पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो इनके ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य महत्वपूर्ण है 1961, भाषा और समाज 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। इसके उपरांत है निराला की साहित्य साधना, भाग 1 है 1969 और भाग 2 है 1972 और भाग 3 का प्रकाशन हुआ 1976 में। इसके अलावा है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 महत्वपूर्ण है, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978,
भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसका भाग 1 है 1979, भाग 2 है 1980 और भाग 3 है 1981। 3 भागों में यह लिखा गया था। अगला है परंपरा का मूल्यांकन 1981। अगला है भाषा, युगबोध और कविता। अगला है कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982। अगला है मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984। अगला है लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985। अगला है हिंदी जाति का साहित्य 1986। आगे है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1986। भारतीय साहित्य की भूमिका 1996। भारतीय साहित्य और हिंदी प्रदेश 2 खंडों में है 1999। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। सभी कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक बार फिर से हम फटाफट बोल रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा साहित्य और संस्कृति। अगला है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। इसके बाद है लोक जीवन और साहित्य। आगे है स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य। अगला है आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। अगला है निराला की साहित्य साधना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। अगला है नई कविता और अस्तित्ववाद। इसके बाद है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भाग 1, 2, 3 खंड में विभाजित है। आगे है परंपरा का मूल्यांकन। आगे है भाषा, युगबोध और कविता। इसके बाद है कथा विवेचन और गद्य शिल्प। इसके बाद है मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। इसके उपरांत लोक जागरण और हिंदी साहित्य। इसके उपरांत हिंदी जाति का साहित्य। इसके उपरांत भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। इसके उपरांत है भारतीय साहित्य की भूमिका। इसके उपरांत है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, 2 खंडों में लिखा गया। इसके उपरांत अंतिम है भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। तो इस तरह रामविलास शर्मा जी के ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध थे जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ थे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और इन्हें क्रम से लगाने के लिए भी आता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप उन्हें बस याद कर लीजिए। दिसंबर 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एक तरफ आलोचक दिया गया है, दूसरी तरफ आलोचनात्मक ग्रंथ दिए गए हैं। हमें सुमेलित करना है और बताना है कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे सत्य है। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी है। तो चलिए हम अपना मिलान करते हैं, देखते हैं कौन सा आलोचक किस कृतियों को किस आलोचक ने लिखा हुआ है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर देवराज ने लिखा है छायावाद का पतन। रामविलास शर्मा की कृति का नाम है कविता के नए प्रतिमान, आस्था और सौंदर्य। रामविलास शर्मा की कृति का नाम है आस्था और सौंदर्य। इसके उपरांत है लक्ष्मीकांत वर्मा जिनकी कृति का नाम है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की कृति का नाम है। दिसंबर 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इन आलोचकों के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों को हम देख लेते हैं। डॉक्टर देवराज के ग्रंथ को हमने देख लिया है और रामविलास शर्मा जी के भी ग्रंथों को हमने देख लिया पिछले प्रश्नों में। अभी बाकी हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जिनके ग्रंथ को हम देखेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथों को अगर हम देखें तो हिंदी नवलेखन है 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना है 1964 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या है 1968 ईस्वी, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां हैं 1969 ईस्वी, कमानी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा, इसके उपरांत है रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976, सृजन और भाषिक संरचना 1980, इतिहास और आलोचक दृश्य 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989, प्रसाद निराला और अज्ञेय 1989, आधुनिक कविता यात्रा 1998, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और आलोचना की आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, यह पूरे ग्रंथ का नाम है और इसका समय है 2001, भक्ति काव्य यात्रा 2002।
फिर से देख लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के ग्रंथों को। हिंदी नवलेखन है, भाषा और संवेदना है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या है। इसके उपरांत है हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ। इसके उपरांत है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता यात्रा, रत्नाकर से अज्ञेय तक, सृजन और भाषी संरचना, इतिहास और आलोचक ग्रंथ दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद, निराला और अज्ञेय। इसके उपरांत है आधुनिक कविता यात्रा। उसके उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, भक्ति काव्य यात्रा। तो यह तो था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ। आगे हम देखेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों को। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक कृतियों को अगर हम देखें तो इनकी पहली कृति का नाम है नई कविता के प्रतिमान 1957 और दूसरी कृति का नाम है नए प्रतिमान पुराने निकष। दोनों ही महत्वपूर्ण है। 1967 ईस्वी इसका समय है। नई कविता के प्रतिमान 1957 और नए प्रतिमान पुराने निकष 1967। तो इस तरह लक्ष्मीकांत वर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ थी। सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, और यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और दिसंबर 2011 में पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो हम सभी जानते हैं कि किसने माना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, गोपाल राय ने। यह प्रश्न जून 2012 में भी पूछा गया है और इसके साथ ही अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, उसमें भी पूछा गया था यह प्रश्न। इसके उपरांत अगला प्रश्न हम देखते हैं, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो यह किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। हमारा सही विकल्प है सी। इसके उपरांत हमारा अगला प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो यह जो पुस्तक है वह है जॉक देरिदा की। हमारा विकल्प सही हो जाता है डी। और यह भी प्रश्न जून 2012 में पूछा है और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आलोचना का विषय कभी नहीं कविता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह किसका कथन है, यह पूछा गया है। तो यह जो कथन है वह है टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट का महत्वपूर्ण कथन है, यह इम्पॉर्टेंट है और जून 2012 में पूछा गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ आलोचनात्मक ग्रंथ दिए हैं, दूसरी तरफ आलोचनाकार दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि किस आलोचक की कौन सी आलोचनात्मक ग्रंथ है, हम सही मिलान करके। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी। इस प्रश्न का सही विकल्प है। आइए हम मिलान करके देखते हैं। रसमीमांसा जो ग्रंथ है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। नाथ संप्रदाय किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा का। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है नंदुलारे वाजपेयी जी की कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी ग्रंथों को हमने देख लिया है, शुक्ल जी के भी ग्रंथों को हमने देख लिया है, रामविलास शर्मा के भी सारे ग्रंथों को हमने देखा हुआ है। नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथों को हमने नहीं देखा है। तो चलिए इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये और इनकी कृतियाँ भी। तो इनकी पहली कृति है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो कि यहाँ पे दी भी गई है। उसका समय है 1942 ईस्वी। इसके उपरांत दूसरी कृति है जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी। उसके उपरांत है आधुनिक साहित्य 1950। उसके उपरांत है नया साहित्य नए प्रश्न 1955। महाकवि सूरदास 1952। प्रेमचंद। इसके उपरांत है महाकवि निराला 1965। प्रकीर्णिका 1965। कवि सुमित्रानंदन पंत 1976। नई कविता 1976। रस सिद्धांत 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1978। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978। रीति और शैली 1979। फिर से देख लेते हैं एक बार हम। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है। उसके उपरांत जयशंकर प्रसाद। उसके उपरांत आधुनिक साहित्य। उसके उपरांत नया साहित्य नए प्रश्न।
फिर है महाकवि सूरदास, इसके बाद है प्रेमचंद, उसके उपरांत महाकवि निराला, प्रकीर्णिका, उसके उपरांत कवि सुमित्रा नंदन पंत, उसके उपरांत है नई कविता, फिर रस सिद्धांत है, साहित्य का आधुनिक युग है, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा है, रीति और शैली है इसके उपरांत। तो इस तरह सभी कृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक और आलोचक का नाम दिया है यहाँ देवी शंकर अवस्थी है, तो इनके भी आलोचनात्मक ग्रंथ को हम देख लें अगर। भक्ति का संदर्भ है, विवेक के रंग है, आलोचना और आलोचना है, रचना और आलोचना है, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति है, और अंतिम है आलोचना का द्वंद्व। तो यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारी बातें महत्वपूर्ण थी, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति विजय देव नारायण शाही की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए जायसी। इस प्रश्न का सही विकल्प है ए जायसी। आगे हम विजय देव नारायण शाही की महत्वपूर्ण कृतियों को देख लेते हैं एक बार। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस 1960 से 1961 इसका समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। इसके उपरांत है जायसी 1983, उसके उपरांत है साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987 और साहित्य क्यों 1988। तो सभी कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, दिसंबर 2012 में पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। एक तरफ आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, दूसरी तरफ आलोचक हैं, और हमें क्रम से लगा के मिलान करके बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज है नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है गजानंद माधव मुक्तिबोध जी का। इसके उपरांत हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नया साहित्य नए प्रश्न है नंदुलारे बाजपेयी जी की रचना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ को हमने देखा, नंदुलारे बाजपेयी के ग्रंथ को हमने देख लिया है। हमारे बचते हैं 3 और आलोचक, जिनकी हम आलोचनात्मक कृतियों को चलिए देख लेते हैं। तो मुक्तिबोध की भी आलोचनात्मक कृतियों को हमने शायद देखा है, मुक्तिबोध की भी रचनाओं को हमने देखा हुआ है पिछले प्रश्नों में। चलिए हम नामवर सिंह की महत्वपूर्ण कृतियों को देखते हैं। तो नामवर सिंह की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989 और आलोचक के मुख से 2005। फिर से देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग महत्वपूर्ण है, छायावाद है, इतिहास और आलोचना है, उसके उपरांत है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, उसके उपरांत है कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद और आलोचक के मुख से। तो यह तो थी नामवर सिंह की सभी महत्वपूर्ण कृतियाँ। इसके उपरांत आते हैं दिनकर। दिनकर की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों को देखें तो इसमें है काव्य की भूमिका, अगला है पंत, इसके उपरांत है प्रसाद और मैथिली शरण, सॉरी ये दोनों एक ही हैं, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। इसके बाद है शुद्ध कविता की खोज। 3 ग्रंथ हैं, काव्य की भूमिका, अगला है पंत प्रसाद और मैथिली शरण, आगे है शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए इस तरह यह प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ और जितने भी आलोचक थे उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हुई। दिसंबर 2012 में प्रश्न भी पूछा गया है, इसी हिसाब से प्रश्न भी महत्वपूर्ण हुआ। तो आप सभी इसे नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। फिर से कुछ कथन दिए गए हैं, आलोचक के नाम दिए गए हैं, क्रम हमें बताना है मिलान करके कि कौन से कथन कौन से आलोचक का है। तो इस हिसाब से हम अपना अगर विकल्प देखें तो हमारा जो सत्य विकल्प बनेगा वह है बी। चलिए मिलान करके देखते हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो यह जो कथन है वो किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। यह कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो यह जो कथन है वह है चिर प्रसिद्ध हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी का।
आगे है भक्ति साहित्य एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, तो यह कथन आता है हमारा रामविलास शर्मा जी का। जहाँ पर भी जातीय जैसी कुछ बातें जो ये शब्द जुड़ जाएं वहाँ पे हमारे रामविलास शर्मा जी ही होते हैं, ये आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी के महत्वपूर्ण कृतियों को भी हमने देख ही लिया है पिछले प्रश्नों के माध्यम से, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। और चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हम। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, नामवर सिंह का है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, दिसंबर 2012 में पूछा गया है और महत्वपूर्ण है, आप सभी इसे याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इसमें पूछा है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, वह है हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। बाकी ये तीनों लोग हैं। दिसंबर 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जिन्हें हमें क्रम से लगाना है, बताना है कौन सा पहले लिखा गया कौन बाद में। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो हमारा सही विकल्प है वह है बी, सर्वप्रथम हिंदी नवरत्न, उसके उपरांत प्रेमचंद और उनका युग, फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, उसके उपरांत छायावाद। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। कथन दिया गया है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो कथन है वो रामविलास शर्मा जी का है, महत्वपूर्ण है, जून 2013 में पूछा गया है। आगे देखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी की महत्वपूर्ण ग्रंथों को क्रम से लगाने के लिए दिया गया है। तो हमने नंद दुलारे वाजपेयी के जितने भी ग्रंथ थे उन्हें देख लिया है, इसमें हमें क्रम में लगाना है। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है बी, फरीफा है ए। पहला हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी लिखा गया, फिर आधुनिक साहित्य, उसके उपरांत रस सिद्धांत और अंतिम में आता है रीति और शैली। जून 2013 में पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प है ए, रामविलास शर्मा। अभी हमने इसके पीछे देखा है इनके सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों को। जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे सुमेलित करना है, एक तरफ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ आलोचक हैं और हमें बताना है कि सुमेलित करके कि कौन सा हमारा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प जो है वह है सी। चलिए मिलान कर लेते हैं। साहित्यालोचन जो ग्रंथ है वह है श्याम सुंदर दास जी का। साहित्य समालोचना ग्रंथ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। निराला की साहित्य साधना है रामविलास शर्मा का और आलोचना दर्श है रमाशंकर शुक्ल रसाल का। तो राम कुमार वर्मा के अगर हम अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ को देखें तो वह है कबीर का रहस्यवाद और इसके उपरांत तो दूसरा यही है साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद और साहित्य समालोचना। इसके उपरांत रामविलास शर्मा के जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें हमने पहले ही देख लिया है। इसके उपरांत अगर हम देखें तो राम कुमार वर्मा की एक और ग्रंथ है साहित्य शास्त्र 1955 ईस्वी। चलिए हम देखते हैं उनका श्याम सुंदर दास जी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का। तो उसमें है साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। फिर से देख लेते हैं, साहित्यालोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी भाषा और साहित्य है, रूपक रहस्य है और है भाषा रहस्य। तो ये तो ग्रंथ थे श्याम सुंदर दास जी के। आगे अगर हम देखें तो गुलाब राय हैं। गुलाब राय के महत्वपूर्ण ग्रंथों को अगर हम देखें तो उसमें है नवरस, परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, सिद्धांत और अध्ययन और अगला है काव्य के रूप। तो इस तरह इनके ये ग्रंथ हुए। इसके उपरांत हैं हमारे बचते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इनके अगर हम ग्रंथों को देखें तो इनके ग्रंथ हैं अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श। तो इस तरह इस
जितने भी तथ्य हमने बताए वो सभी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सितंबर 2013 में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं हम। मार्क्सवादी आलोचक दिए गए हैं जिन्हें हमें क्रम से लगाना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सत्य विकल्प है वह है डी। सर्वप्रथम शिवदान सिंह चौहान आएंगे, फिर रामविलास शर्मा, उसके उपरांत अमृत राय और उसके उपरांत नामवर सिंह। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ आलोचनात्मक कृतियां हैं, दूसरी तरफ आलोचक हैं और हमें मिलान करके बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प जो है वह है बी। कविता के जो नए प्रतिमान, यह जो ग्रंथ है वह है नामवर सिंह का। कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ है नामवर सिंह का। इसके उपरांत आलोचना के मान नामक ग्रंथ है शिवदान सिंह चौहान का। नई कविता के प्रतिमान, देखिए ये दोनों ही मिलते जुलते हैं, अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। नई कविता के प्रतिमान है लक्ष्मीकांत वर्मा का और साहित्य का नया परिपेक्ष्य है रघुवंश का। नामवर सिंह की महत्वपूर्ण कृतियों को हमने देख लिया है। शिवदान सिंह चौहान की कृतियों को अगर हम देखें तो उसमें है प्रगतिवाद 1964 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष महत्वपूर्ण है 1954, साहित्यानुशीलन है 1955 महत्वपूर्ण है, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958 और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। फिर से देख लेते हैं। प्रगतिवाद है साहित्य की परख, अगला है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। तो ये सारे ग्रंथ थे शिवदान सिंह चौहान के। आगे अगर हम देखें तो डॉक्टर रघुवंश के कुछ आलोचनात्मक ग्रंथों को देखें तो वह है साहित्य का नया परिपेक्ष्य 1963। आगे है समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977। इसके उपरांत है आधुनिकता और सृजनशीलता 1980, भारती का काव्य 1982, कबीर एक नई दृष्टि, और अगला है जायसी एक नई दृष्टि। फिर से देख लेते हैं। साहित्य का नया परिपेक्ष्य है, इसके बाद है समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, इसके उपरांत है आधुनिकता और सृजनशीलता, इसके उपरांत है भारती का काव्य, इसके उपरांत है कबीर एक नई दृष्टि, इसके उपरांत है जायसी एक नई दृष्टि। तो लक्ष्मीकांत वर्मा के महत्वपूर्ण ग्रंथों को हमने पहले ही देख लिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह की अगर हम महत्वपूर्ण कृतियों को देखें तो वह है, बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं, तो बच्चन सिंह की कृतियां हैं ये देख लेते हैं यहाँ पे। क्रांतिकारी कवि निराला, समकालीन साहित्य आलोचना और चुनौती, हिंदी नाटक है, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना है, साहित्य का समाज शास्त्र है, बिहारी का नया मूल्यांकन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके उपरांत अन्य हैं हिंदी आलोचना के बीच शब्द, इसके बाद है आलोचना और आलोचना, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की तुलनात्मक अध्ययन, कथाकार जैनेन्द्र है, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, हिंदी आलोचना का दूसरा इतिहास, कविता का शुक्ल पक्ष, और उसके बाद है निराला का काव्य, फिर औपनिवेशिक एवं उत्तर औपनिवेशिक समय, उसके बाद है काव्य, उसके बाद है उपन्यास का काव्यशास्त्र, फिर निराला काव्य कोश, उसके बाद अंतिम है साहित्यिक निबंध आधुनिक दृष्टिकोण। तो यह तो थी बच्चन सिंह की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ। तो इस तरह हमारा प्रश्न का जो सही विकल्प इसमें था वो हमने देख लिया। सही विकल्प इसमें से हमारा कौन सा था, तो हमने बताया था कि हमारा सही विकल्प है बी, और हमने सभी जितने भी महत्वपूर्ण आलोचक थे उनकी सभी महत्वपूर्ण कृतियों को हमने देखा। तो चलिए हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रामविलास शर्मा के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों को सही अनुक्रम में लगाना है। रामविलास शर्मा के जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उसे हमने देख लिया है पहले ही। आगे हम देखते हैं, हमारा विकल्प सही है ए। सर्वप्रथम आस्था और सौंदर्य, उसके बाद भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, उसके उपरांत है नई कविता और अस्तित्ववाद।
आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जा रहा है, देखिए। तो इसमें कौन नहीं है बताना है हमें। वहाँ है विजय देव नारायण शाही, वो नहीं है। इन सभी के आलोचनात्मक ग्रंथों को हमने देख ही लिया है। आगे देखते हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, आलोचक हैं, उन्हें क्रम से लगाना है हम। तो सही विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा, वह है बी। चलिए देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का जो ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। लक्ष्मीकांत वर्मा का ग्रंथ है नई कविता के प्रतिमान। रामविलास शर्मा का जो ग्रंथ है वह है निराला। और विजय देव नारायण शाही का ग्रंथ है जायसी। दिसंबर 2014 में पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। तो किसने की है, नगेंद्र ने की है। इम्पॉर्टेंट है और दिसंबर 2014 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, कुछ आलोचक हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, क्रम से लगा के मिलान करके हमें बताना है कौन सा सत्य है। सत्य है बी। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसका है, बी कथन हमारा सत्य है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है। इसमें सही विकल्प हमारा यहाँ पे बी दिया हुआ है, विश्वनाथ त्रिपाठी का। उसके बाद शब्द और मनुष्य है शिवदान सिंह चौहान का। अज्ञेय वागर्थ और वैभव है रमेश चंद्र शाह का। और लोकवादी तुलसीदास हैं निर्मल वर्मा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हम। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सही क्रम लगाना है हमें कृतियों का। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है सी, कालिदास की निरंकुशता आएगा। फिर उसके उपरांत रसमीमांसा, उसके उपरांत शुद्ध कविता की खोज, उसके उपरांत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। दिसंबर 2015 में पूछा है और इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नगेंद्र के कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जिन्हें क्रम से लगाना है। तो विकल्प सही है बी। पहले हिंदी काव्य शास्त्र की भूमिका है, फिर काव्य में उदात्त तत्व है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, फिर साहित्य का समाज शास्त्र। इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जिन्हें क्रम से लगाना है। सही विकल्प है सी, कमायनी एक पुनर्विचार, उसके उपरांत हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, अधूरे साक्षात्कार और वाद विवाद संवाद। जनवरी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जन्मकाल के दृष्टिकोण से हिंदी आलोचकों का सही क्रम लगाना है। तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प बनेगा वह है बी। सर्वप्रथम शुक्ल जी, फिर सर्वप्रथम शुक्ल जी हैं, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, फिर रामविलास शर्मा, उसके उपरांत आएंगे नगेंद्र। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, आलोचक हैं जिन्हें क्रम से लगा के हमें बताना है मिलान करके कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य विकल्प इसमें जो है वह है बी। मिलान कर लेते हैं। साहित्य क्यों, विजय देव नारायण शाही का ग्रंथ है। भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। लोकवादी तुलसीदास है विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ है। और विश्वनाथ त्रिपाठी का ग्रंथ है। और कविता की तीसरी आंख है प्रभाकर सौत्रिय का। जनवरी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी। सही विकल्प है सी। सर्वप्रथम प्रेमचंद और उनका युग, फिर कमायनी एक पुनर्विचार, साहित्य वाद विवाद संवाद है। आगे देखेंगे, नवंबर 2017 में पूछा गया है, परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथ हैं जिन्हें क्रम से लगाना है। और सही विकल्प इसमें हमारा बनेगा बी। जयशंकर प्रसाद, फिर आधुनिक साहित्य, कवि निराला, फिर नई कविता। महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा और जुलाई 2018 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, कुछ आलोचक हैं, आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, क्रम से लगाना है। तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सही से अच्छे से दिख जाएगा। विकल्प यहाँ पे हमारा सही विकल्प जो है होगा वह होगा
सही विकल्प हमारा है, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते नहीं तो सही से दिखेगा नहीं, सी हमारा सही विकल्प है। तो अगर हम देखें तो लक्ष्मीकांत वर्मा का जो ग्रंथ है वह है नई कविता के प्रतिमान, हम सभी जानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो ग्रंथ है वह है कमायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान का जो ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र का जो ग्रंथ है वह है भक्ति काव्य और लोक जीवन। दिसंबर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके पहले एक प्रश्न ऊपर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है उसमें विकल्प बताने में, तो उसे हम पहले देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प हमने बताया था बी, किंतु इसका प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है शिवदान सिंह चौहान का, और लोकवादी तुलसीदास है विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो ऐसे ही हम देख लेंगे। तो हमारा सी में जो दूसरा कथन सत्य है, सॉरी सी विकल्प नहीं होगा। देखिए शिवदान सिंह चौहान एक का 4 सही है, तो ये दो विकल्प में हम मिलाएंगे तो ये 4 इसमें सही है और इसमें सही है। इसके उपरांत डी देखिए लोकवादी तुलसीदास है, तो वो है विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो डी में जो है वो दूसरा सही है, तो डी में दूसरा सही है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाता है सी। और शब्द और जो मनुष्य है वह है परमानंद श्रीवास्तव का, और अज्ञेय वागर्थ और वैभव जो है वह ग्रंथ है रमेश चंद्र शाह का। तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, ये थोड़ा हमने इसमें गलत विकल्प पहले बता दिया था, बी बताया था, लेकिन सही विकल्प है सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है। एक तरफ लेखक दिए हैं, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया है, और हमें सुमेलित करना है, बताना है कौन सी पुस्तक किस कृति की, किस आलोचक की है। तो इस हिसाब से हमारा सही विकल्प होगा ए हमारा सही विकल्प है। नामवर सिंह का जो ग्रंथ है वह है कहानी नई कहानी, और पुरुषोत्तम अग्रवाल की जो कृति का नाम है वह है अकथ कहानी प्रेम की। और वीर भारत तलवार का जो ग्रंथ है वह है रस्साकसी। और रामेश्वर राय का जो ग्रंथ है वह है कविता का परिसर एक अंतर यात्रा। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को हम सुमेलित करना है। कुछ कथन हैं, आलोचक हैं, और हमें मिलान करके बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। तो सही विकल्प है हमारा बी, हिंदी नई चाल में ढली चिरपरिचित कथन है, और वह है तेंदु हरिश्चंद्र जी का। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा हमारे नंदुलाल वाजपेयी जी ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और आलोचना का विषय कभी नहीं कविता है, यह कहा है टी.एस. इलियट का। इम्पॉर्टेंट सारे कथन हैं, महत्वपूर्ण हैं। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रश्न है। आगे देखेंगे हमारा अगला प्रश्न है असंगत कथन का चयन करना है। तो इसमें जो हमारा विकल्प सत्य है वह है सी, शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण मार्क्सवादी समीक्षक हैं। यह कथन हमारा असंगत है, बाकी सारे कथन संगत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया, यह कथन किस विद्वान का है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। असंगत कथन का चयन करना है अगले प्रश्न में फिर से। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, प्रेमचंद एक विवेचन अमृत राय का ग्रंथ नहीं है। बाकी सारे जो विकल्प हैं सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। असंगत युग्म का चयन करना है इसमें भी, तो आप बाकी देख लीजिएगा और हम इसमें सही विकल्प बताएंगे। सही विकल्प है बी, प्रसाद और कमायनी मूल्यांकन के प्रश्न 1950 में नहीं लिखा गया, बाकी तीनों सत्य हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है आलोचक है आलोचनाकार हैं, आलोचनाएं हैं आलोचनाकार हैं, और हमें मिलान करके बताना है कौन किसकी है। तो सही विकल्प है बी, दुआब है शमशेर बहादुर सिंह की, नई समीक्षा है अमृत राय की, हिंदी आलोचना है विश्वनाथ त्रिपाठी, और अनभय सांचा है मैनेजर पांडे का। तो इस तरह सही विकल्प हो जाता है बी। आगे देखेंगे सुमेलित करना है, बताना है कौन सी आलोचनात्मक कृति किस आलोचक की है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बन रहा है वह है ए, राजेंद्र यादव का ग्रंथ है आदमी की निगाह में औरत, दुष्यंत का है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, सुधीर
पचौरी का है नारी देह विमर्श। अरविंद जैन का ग्रंथ है औरत होने की सजा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है और बताना है कौन सा आलोचक ग्रंथ का कौन सी आलोचनात्मक कृति है। तो इस हिसाब से जो सही विकल्प हमारा बनेगा वह है बी। बी हमारा सही विकल्प है। कमल भारती का ग्रंथ है दलित विमर्श की भूमिका। डॉक्टर धर्मवीर का ग्रंथ है प्रेमचंद की नीली आंखें। जयप्रकाश करदम का ग्रंथ है जाति एक विमर्श। और माता प्रसाद गुप्त का है अंतहीन बेड़ियाँ। तो इस तरह सही हो जाता है विकल्प बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी अथवा प्रगतिवादी समीक्षा या आलोचना के सैद्धांतिक मान्यताओं से संबंध कुछ तथ्य दिए हैं और हमें बताना है कि कूट के माध्यम से कौन सा तथ्य गलत है। तथ्य आप सभी पढ़ लीजिए, आप सभी तथ्यों को पढ़ लीजिए और बताइए इसमें से कौन सा तथ्य असत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प बनेगा वह है बी। दूसरा और चौथा इसमें मतलब बताया गया है कि सही है। तो सही का मतलब कि गलत है। 2 और 4 ये मार्क्सवादी तथ्य नहीं है, बल्कि पहला और तीसरा मार्क्सवादी तथ्य है। तो विकल्प के हिसाब से हमारा सही हो जाता है बी। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक है दूसरी तरफ पुस्तक है और बताना है मिलान करके कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। तो सही विकल्प है हमारा बी। लक्ष्मीकांत वर्मा का ग्रंथ है नई कविता के प्रतिमान। धर्मवीर भारती का है मानव मूल्य और साहित्य। निर्मल वर्मा का है कला का जोखिम। और रमेश चंद्र शाह का है अज्ञेय और असाध्य बीड़ा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल की उस आलोचना से संबंधित तथ्य हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो विकल्प हमारा सही यहाँ पे कौन सा होगा, आप सभी के तथ्य पढ़ लीजिए। सही विकल्प है बी। तीसरा और चौथा ये दोनों ही गलत हैं पर प्रश्न के हिसाब से सही हैं। तो तीसरा और चौथा सही है, ये शुक्ल जी के तथ्य नहीं है। बाकी पहला और दूसरा ये शुक्ल जी के तथ्य हैं। आगे देखेंगे, असंगत कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न में सही विकल्प जो बनेगा वह है हमारा बी। बी हमारा सही विकल्प है। यह कथन शुक्ल जी का नहीं है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशिष्ट है, अशुद्ध है, केवल मनुष्य का दुर्दम जीविस है, यह शुक्ल जी का कथन नहीं है। बाकी शुक्ल जी का ये तीनों ही जो बाकी कथन हैं वो सभी सत्य हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किसका है। तो यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। आगे देखेंगे, सुमेलित करके बताना है, हमें सुमेलित करना है हमें कि कौन सा कथन किसका है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं अच्छे से ताकि दिखेगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए। सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है, फोकट का माल नहीं है। यह कथन किसका है, यह नामवर सिंह का है। अगला है, मैं फ्रायड के दर्शन को एकांगी उसकी आधारभूत अनेक युक्तियों को दूरारूढ़ और अविश्वसनीय मानता हूँ। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है, इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक हैं। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है किंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। यह कथन है निराला का। तो इस सॉरी ये विकल्प सारे थोड़े उल्टे लग गए हैं। इसमें हमारा ए विकल्प सत्य है, ए विकल्प सत्य है। और इस हिसाब से पहला दूसरा है नामवर सिंह का ये कथन है और यह है नगेंद्रा का। सी वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और ये है सही है, सही है, हमने सही लगाया था। चलिए, महत्वपूर्ण सारे कथन हैं और आज बस इतने ही प्रश्न थे और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।